लगभग 35 वैकेंसी होती है माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट में अपन जैसे आरएस बोलते हैं, फिर आरपीएस बोलते हैं, फिर आरएस अकाउंट्स जो आप बोलते हैं, डीटीओ जो होता है, डीएसओ होता है, एसीटीओ होता है, बीडीओ होता है, आरईएस राजस्थान एक्साइज सर्विस होती है, राजस्थान देवस्थान सर्विस होती है, राजस्थान टूरिस्ट सर्विस होती है, राजस्थान जेल सर्विस होती है। बहुत सारी सर्विस में आपको स्टेट वाली जो बता रहा हूं, इनकी लगभग संख्या 21 होती है, जिन्हें हम स्टेट सर्विस कहते हैं। तो मैंने उस सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं सभी इन प्रतियोगियों को जो केवल यही समझते हैं किसकी तैयारी कर रहे हैं, कभी आप आरएस की। शायद मुझे और सर को तो आपस में कम से कम 25-28 साल हो गई, मैंने आज तक कभी ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा जो ये कहे किसकी तैयारी कर रहा है, डीटीओ की, किसकी तैयारी कर रहा है, एसीटीओ की, किसकी तैयारी कर रहा है, टूरिस्ट की। आज तक तुमने सुना है कभी ऐसा कोई जवाब? तो माय डियर फ्रेंड, कभी भयभीत नहीं रहे। सबसे बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं कि यदि ईमानदारी से किसी विद्यार्थी को 1 साल से 1.25 साल तक, 1.5 साल तक बहुत अच्छे मन से पढ़ने का तरीका आ जाए, तो वो निश्चित रूप से ये आरएस वाली जितनी पोस्ट है वो कहीं न कहीं अच्छा सिलेक्शन प्राप्त कर लेता है। आपने इसमें कहीं तहसीलदार देखा है कि आरटीएस आ रहा है क्या? भूल गए तुम लोग? देखो मैंने बोला राजस्थान टूरिस्ट सर्विस, अभी तहसीलदार नहीं आया। ये कौन सी सर्विस बोल रहा हूं मैं? 21 स्टेट सर्विस। कौन सी सर्विस है? स्टेट सर्विस। तहसीलदार तो इनके बाद आएगा। अब आता है आपका आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सर्विस। तो जहां आपकी 21 सर्विस तो क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेट सर्विस नहीं, स्टेट सर्विस। अर्थात इनको आप क्या कहोगे? अधिकारी। क्या कहोगे? अधिकारी। अब देखिए एक एक आरएस को यदि मैं यहां लिख दूं एसडीएम, बोलो इसको तो आप सब लोग जानते हो, कुछ नहीं पूछना मुझसे। आप जो जैसे बोलते हो डिप्टी, वो क्या कहलाएगा? जो जिले का लेन देन, आय व्यय, कितना खर्चा होता है, कहां देना है, कितने बिल पास करने हैं, ठेकेदारों से लेकर कलेक्टर की तनख्वाह से लेकर, वो अधिकारी कौन हो जाता है? आरएस अकाउंट्स। कौन होता है? जब भी आप कभी रोड पर यात्रा करते हो और बहुत सारे ट्रक देखते हो और जहां जाम लगा होता है, तो तुमने सुना होगा कौन खड़ा है? आरटीओ। कौन खड़ा है? आरटीओ। उस आरटीओ का ही आप रूप देखिए, वो कहलाता है डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर। एकदम क्लियर हो गया? ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर। आप लोगों ने बहुत बार अखबारों में देखा होगा कि छापामारी हो रही है, इतना माल पकड़ा है, इतना मावा पकड़ा है, इतने मसाले पकड़े हैं, पेट्रोल में केरोसिन पकड़ा है, कहां पर क्या पकड़ा है। ये है रसद विभाग, इसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। आप लोगों ने राजस्थान में देखा होगा अपना जितना कॉमर्शियल सिस्टम होता है, आप जो माल खरीदते हो दुकान पर, टैक्स जो लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, वहां शुरुआत कहां से होती है? एसीटीओ, असिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर। आपकी तहसील में या आपके डिवीजन में एसडीएम जो होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सरकार के गाइड में चलने वाले लॉ एंड ऑर्डर की पालना करता है। वहां पुलिस क्या काम करती है? एसडीएम के साथ में कोऑर्डिनेट करती है।
लेकिन जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से योजनाएं होती है, मुख्यमंत्री कार्यालय से जो योजनाएं होती है, हमारे तहसील में, हमारे क्षेत्र में जितना भी काम होता है, सरपंचों के द्वारा, ग्राम सेवकों के द्वारा, पटवारियों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा, जिला प्रमुख के द्वारा, वो कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। कौन हो गया? बीडीओ। तुम्हारे चेहरों पर नूर आना चाहिए यार अब तक तो, कि तुम सोच रहे थे ये तो बहुत दमदार चीज है सब। हाँ बोलो। अब ये क्या है? राजस्थान एक्साइज सर्विस। जैसे ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे ही आपको पता होगा तो परसों की रात में अखबार में आया था ना, कल कितनी गटक गए, पढ़ा था, कितनी गटक गए। तो जितना भी हमारे राजस्थान में मदिरा वाला डिपार्टमेंट है, दारू का महकमा जो डिपार्टमेंट है, वो अधिकारी हो गए राजस्थान एक्साइज सर्विस। तो ये जिले का अधिकारी बनता है जो पूरे जिले का कितनी दारू कहां से आएगी, कहां किस दुकान पर जाएगी, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है, कहीं तस्करी तो नहीं है, ये वाली पोस्ट भी आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है। अपने जितने भी देवता हैं, जितने भी मंदिर हैं राजस्थान में, जितने भी देवता हैं, जितने भी मंदिर हैं, इनका भी बहुत बड़ा विभाग हो गया, वो हो गया राजस्थान देवस्थान सर्विस। तो वहां तुमने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में डेली करोड़ों का चढ़ावा आता है। तो जब आप कभी मैं भी जब छोटा था, समझता नहीं था, जब वो अखबार में आता था सांवल या सेठ का गल्ला जब गिनते थे, तो हमारे भी मन में आती थी गिनने वाले भी रख लेते होंगे। अब सही बताइए, तुम्हारे मन में आता नहीं आता है? और तुम्हारे मन में भी आता नहीं आता है? जैसे मेहंदीपुर बालाजी है या जहां भी कोई सा भी देवता है, वहां कितना चढ़ावा आता है। आप सोचते होंगे कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। नहीं, ये सरकार के अंडर में होता है सब कुछ, ये अधिकारी उस पर नियंत्रण रखता है। अब आता है राजस्थान में जितनी भी सरकारी टूरिस्ट है, जहां आप जाते हो हर जगह, ये अधिकारी हो गया राजस्थान टूरिस्ट सर्विस विभाग का अधिकारी। और फिर राजस्थान में जितनी भी जेल है, ये अधिकारी हो गया राजस्थान जेल सर्विस का अधिकारी। इस तरह से बहुत सारी सेवाएं अभी आपकी स्टेट सर्विस में आती है। महिला बाल विकास आता है, रोजगार वाला आता है, श्रमिकों वाला आता है, लेबर वाला आता है। बहुत सारे 21 डिपार्टमेंट कहलाते हैं। ये 21 पद की आप तैयारी करते हो। अब आ जाइए, आप क्या बोलेंगे इसे? सबऑर्डिनेट सर्विस। तो तहसीलदार के बाद अब मैं यहां जो लिखना शुरू करूंगा, लिखूंगा यही। क्या करूंगा? यही। ये तो कौन हो गए? अधिकारी वर्ग। कौन हो गए? अधिकारी वर्ग। और इन अधिकारियों के साथ में जो सबऑर्डिनेट होंगे, जिन्हें अपन इंस्पेक्टर बोलते हैं, सीधा सवाल है इंस्पेक्टर वाला पद। अधिकारी अकेला काम नहीं कर सकता। अधिकारी के साथ कौन होगा? हाँ बोलो। सबऑर्डिनेट। तो यहां आप देखिए जितने भी ये पद हैं, ये सब सबऑर्डिनेट पद में ही आते हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 14। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पहला सवाल जो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में आता है, ये जब विज्ञापन आएगा तो आप किसकी तैयारी करोगे? आरएस की। लेकिन आज मैंने आपको क्या बताया है? कितनी पदों की तैयारी करोगे? 35 पदों की। यदि आपकी 1000 वैकेंसी जब आएगी, तो इन 1000 वैकेंसी में से आप इन सभी पदों के सामने देखोगे, कहीं पर 75 होगा, कहीं पर 70 होगा, कहीं 60 होगा, कहीं 100 होगा। जिस तरह से सरकार को ये पदों की आवश्यकता होती है, इस तरह से ये सभी पद सरकार इस विज्ञापन में निकालती है।
अब 2021 में जो आरएस हैं 76 हैं प्रॉपर वाले, और राजस्थान पुलिस के 37 हैं, अकाउंट्स वाले 32 हैं। ये जितने भी पद हैं ये आपकी विज्ञप्ति में आते हैं। ये आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई भी सवाल तो बाकी नहीं रहा? क्योंकि मेरी और सर की आदत है कि जब हम सामने बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट छोड़ते ही नहीं है। तो अपन क्या मान के चलेंगे कि हमारी विज्ञप्ति कब आएगी? मेंस एग्जाम के बाद। मेंस एग्जाम कब है आपने? 2021 वाली फरवरी में। अपन लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? 2022 वाली। कौन सी? तो विज्ञापन की बात हो गई, पदों की आपकी बात हो गई। अब आपको किस चरण से गुजरना है सभी लोग जानते हो, फिर भी हमें बताना होता है कि आपका पहला काम क्या रहेगा? प्री का। तो आपका प्री एग्जाम जो होती है, इस प्री एग्जाम में आपके करीब करीब 8-9 पेपर होते हैं, विषय जिन्हें अपन कहेंगे। और ये प्री का जो पेपर है, शायद मेरे हिसाब से आपके पास में सिलेबस होगा। आपके पास सिलेबस है सबके पास? ठीक है, अभी तो आप मेरी तरफ ही देखें सब लोग। ये जो सिलेबस है आपका, इसमें प्री में जितने भी विषयों से जितने सवाल पूछे जाते हैं, बहुत मेहनत के साथ आपको हमने दे रखा है। अब आप ये प्री एग्जाम जो होती है, इस प्री एग्जाम में कितने सवाल आएंगे? 150। प्री एग्जाम में कितने सवाल होते हैं? 150। हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में बोल जाता हूं निकम्बा और नालायक। वो इसलिए बोलते हैं कि हम लोगों ने जिस दुख दर्द से पढ़ाई की होगी, हम कैसे आरएस बने होंगे, उस दौर की कहानियां तुम्हें सुना देते हैं तो बहुत सारी महिलाएं आंसू निकाल लेगी। आप उस दौर से तो नहीं गुजर रहे हो कि आपको सुबह अखबार पटकने पड़ते हो। हाँ बोलो। आप उस दौर से तो कोई नहीं गुजर रहा हो जो रिक्शा चलाता हो। आप उस दौर से तो कोई नहीं गुजर रहा हो जो मकानों की चढ़ाई करता हो। आप उस दौर से तो नहीं गुजर रहे हो कि मकानों की पुताई करते हो। आप उस दौर से तो नहीं गुजर रहे हो कि सीनियरों से कुछ किताब मिल जाए, नोट्स मिल जाए, सारे दिन उनके कपड़े धोते हो। हाँ बोलो। जब तुम इस दौर से नहीं गुजर रहे हो तो मुझे आज का फेल विद्यार्थी क्या लगता है? निकम्मा और नालायक, क्योंकि मैं उन सभी दौरों से गुजरा हूं। तो प्री एग्जाम में माय डियर फ्रेंड 150 सवाल जो आते हैं। अब आप यहां सब्जेक्ट देखिए आपका राजस्थान, क्योंकि आपने तय कर लिया कि हमें 2022 में सिलेक्शन प्राप्त करना है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। राजस्थान के बाद में आपका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? बोलिए आप अब लोग। इतिहास के बाद में आपका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? भूगोल के बाद में आपका तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? अर्थशास्त्र के बाद में आपका चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? संविधान के बाद में आपका पांचवा सब्जेक्ट कौन सा है? विज्ञान के बाद में आपका छठा सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग के बाद में जहां से 5-6 सवाल आते हैं वो अगला सब्जेक्ट कौन सा है? और गणित के बाद में जहां से 20 से 25 सवाल आते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है? क्या है? समसामयिक। अब आप ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ईमानदारी से अब तक की उम्र में आपने सुना ही नहीं? इनमें से मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जीवन में सुना ही नहीं? बताइए। हाँ बोलिए। तो फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि
पानी में डूबने से कभी किसी की मृत्यु हो जाती है? तो क्यों होती है? तैरना नहीं जानते। अब जब तैरना नहीं जानते तो आप बताइए यहां गलती किसकी है, पानी की या फिर वो नहीं तैरने वाले की? तो जब नहीं तैरना जानता है तो वो पानी में क्यों गया? और फिर आपने एक सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दिया कि लगातार पढ़ने वाला विद्यार्थी मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो और वो जिंदगी में फेल हो गया हो। एक नाम नहीं बोल पा रहे हैं आप। फिर आपसे मैंने दूसरा सवाल किया था कि लक्ष्य ऐसा चुनो जिसको काम करते समय कोई तनाव नहीं हो। फिर भी आपने कहा कि बिल्कुल सही, आरएस का ही लक्ष्य चुन रहे हैं। जब मैंने आपसे तीसरा सवाल पर यह कहा कि लक्ष्य ऐसा चुनो जो तकलीफ नहीं दे, आशंकित नहीं रहे, जो काम आप करें वो निसंदेह रहे, कितना आनंद आता है उस काम को जिसका परिणाम का हमें पता होता है। तो ये बताइए इसमें आप कहां आशंकित हैं? आप कहां भयभीत है? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी चीज है जो आपको अदृश्य भय सता रहा है इन सब्जेक्टों का? आप जब तक हां नहीं करेंगे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई है भयभीत हम में से? पक्की बात है। अब आप देख लीजिए 150 सवाल जो होते हैं माय डियर फ्रेंड, इनमें से 50 सवाल तो हमारे राजस्थान से ही आते हैं। अब यहां जो सब्जेक्ट है भारत में से किसी में से 12 आ गए, तो किसी में से 10 आ गए, तो किसी में से 13 आ गए, किसी में से 8 आ गए, किसी में से 15 आ गए, किसी में से 12 आ गए, किसी में से 7 आ गए और किसी में से 25 आ गए। ये तो पहले से ही पता है। तो अब बताइए आपके कितने सवाल हो जाएंगे कुल टोटल? 150। और फिर आपको पास होने के लिए जब आप प्री में किसी भी प्रकार की आशंका से नहीं बैठे, प्री की एग्जाम के दिन ही पता चल जाता है मैं फेल हूं या पास। चलता है नहीं चलता है बोलिए? चलता है नहीं चलता है बोलिए? क्योंकि पिछले 4 रिजल्टों को जब आप देख रहे हो तो परसेंटेज का दायरा कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं जाता है ना। तो अब आप सबको पता है कि यदि आप इन 150 सवाल में से यदि आप 75 सवाल अर्थात 50% सवाल सही कर देंगे तो आपका रिजल्ट फेल में बदलेगा या पास में बदलेगा? चलो तब हाथ कर दो कि 150 सवाल में से 2022 में कौन कौन ऐसे हैं जो 80 से ज्यादा सही करेंगे? आशंकित विद्यार्थी आप हाथ नहीं कर रहे हो, आप डर कैसे गए? ध्यान रहे जब आपको यह पता चल चुका है, एक तो पता ही नहीं रहता किसी भी बात का। कौन सी बात का पता नहीं रहता? जो हम जानते नहीं है। और कुछ बात ऐसी है जो इंसान के हाथ में नहीं होती है, वो सब ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। हाँ बोले? लेकिन जब आपको यहां पता है कि मुझे 150 सवाल में से 75 सवाल सही करने हैं, तो आप देखिए माय डियर फ्रेंड, जब आप सब्जेक्टों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, किसी प्रकार का भय नहीं सता रहा, तो फिर वो निकम्मे और नालायक क्या होते हैं? उस व्यक्ति की तरह होते हैं जो पानी में उतर जाता है लेकिन तैरना नहीं जानता है। तो कोई भी विद्यार्थी प्री में फेल नहीं होता है, वो उसकी गलती से ही फेल होता है। अब यहां जब आप प्री पास कर चुके हो तो देखिए मेंस में भी आपको, अब आपका मन तो देखो एसडीएम पर करता है सबका। हर विद्यार्थी आरएस और आरपीएस ही बनना चाहता है। बनना चाहता है नहीं चाहता है बोलिए? अभी जिन विद्यार्थियों की, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए हैं, उनको सबको पोस्टिंग मिली है ना पोस्टिंग? हाँ बोलो। उनमें से कुछ ओटीएस में ट्रेनिंग करने गए हैं, आरएस आरपीएस अकाउंट्स वाले,
कुछ डायरेक्ट पोस्टिंग चले गए, कुछ डिपार्टमेंटों में चले गए, लेकिन जो तहसीलदार से नीचे सब बोर्ड सर्विस में आए हैं वो बड़े तनाव में जी रहे हैं। कहने को तो वो क्या है, RS सेलेक्टेड, क्या है, लेकिन उनकी असलियत का उनको अब पता चला है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने तो अपने गांव में फेंटा बंधवा रहे थे। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो हल्ला मच जाता है, RS में सिलेक्शन हो गया। अब RS में सिलेक्शन हो गया तो जनता इतनी बेहद खुश होती है कि आयोजन रखती है और फेंटा पे फेंटा, फेंटा पे फेंटा। क्या ये बात आप जानते हो, नहीं जानते हो? अब उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं सर क्या करूं, क्योंकि मुझे यहां कोऑपरेटिव में ज्वाइन तो नहीं करना। बहुत अच्छी सर्विस में है, कोई फर्स्ट ग्रेड में, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई सामाजिक अधिकारिता विभाग में, कोई छात्रावास के अधीक्षक है। तो मैंने कहा कि आप जब मेंस दे रहे हो और तुम्हारे मन में है कि तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है, नंबर कम आए हैं और तुम प्रॉपर बनना चाहते हो तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो सीधा कि सर वो फेंटा बंधे थे ना गांव में वो सब लोग 2 दिन से कह रहे हैं भाई साहब कब जाएगा, भाई साहब कब जाएगा। क्या इन सब चीजों को जानते हो माय डियर फ्रेंड्स? ये प्रैक्टिकली जीवन की बात समझा रहा हूं मैं आपको। तो ध्यान रहे, जब आप प्री में तैयारी कर रहे हो तो मैं अपनी क्षमताएं और अपनी काबिलियत और अपनी हैसियत इतनी बढ़ा चुका हूं कि एक बार कोई विद्यार्थी ढंग से 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, जब तक ये सिस्टम चलेगा वो मेरे साथ इस कक्ष में ढंग से पढ़ेगा, वो निश्चित रूप से ही स्टेट सर्विस में ही आएगा। बस इतना रहेगा कि वो बीच में कोई दूसरा काम नहीं करे, क्योंकि वो दर्द का मुझे पता है, एक अंक का महत्व क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताने वाला। कोई गुंजाइश दिख रही है क्या प्री में फेल होने की? क्योंकि ये राजस्थान ये जरूर कठिन है, क्योंकि इसके बारे में अपन कम जानते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका में है। हाँ बोलो, इसके बारे में अपन को नॉलेज नहीं है, क्योंकि इनके अपन जिलों को नहीं जानते हैं, इनके अपन राजाओं को नहीं जानते हैं, इनकी अपन नदियों को नहीं जानते हैं, इनकी अपन पशुपालन को नहीं जानते हैं, इसकी अपन कला संस्कृति को भी नहीं जानते हैं, इनके MLA MPओं को भी नहीं जानते हैं, इनके जिला प्रमुखों को भी नहीं जानते हैं, इसके पंचायती राज को भी अपन कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है या नहीं है? तो आप बताइए, आपके 150 में से 50 सवाल तो आपके घर में से ही तो आ रहे हैं। जब 150 में से 50 सवाल आपके घर में से आ रहे हैं, जहां कोई गणित नहीं है, जहां कोई इंग्लिश नहीं है, तो फिर आप क्यों प्री में फेल हो जाते हैं? क्योंकि समय फाउंडेशन बैच में जो विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ता है वो नहीं प्री में फेल होता है, नहीं वो मेंस में फेल होता है, नहीं वो इंटरव्यू में फेल होता है। इसके बारे में थोड़ी देर में आने वाला जवाब। क्या प्री पे कुछ बात करना चाहते हो या आगे की तरफ चलूं? अब आप माय डियर फ्रेंड, जहां हमारे 800 अंक का मेंस एग्जाम जो है, ये मेंस एग्जाम में 4 पेपर हैं। देखिए फर्स्ट पेपर में क्या आता है, ये जो राजस्थान है ना अपना खुद का घर का, ये चारों ही पेपरों में समाहित रहेगा। तो आप राजस्थान को मैं यहां न लिख करके और सीधा क्या लिख रहा हूं, इतिहास। क्या लिख रहा हूं, इतिहास। आपने प्री में इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सही बताइए, इतिहास आ गए यहां पर? हाँ बोलो। लेकिन शायद आपने प्री में अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है ना? तो फिर देखो पहला पेपर जो है आपका, उसमें इतिहास आ रहा है और अर्थशास्त्र भी आ रहा है। अब जो प्री में नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो देखिए यहां पहला पेपर में समाज शास्त्र है। क्या है? समाज शास्त्र।
दूसरा है मैनेजमेंट प्रबंधन, और तीसरा है लेखांकन और अंकेक्षण। ये कॉमर्स के पार्ट हैं, लेकिन इनसे हम आर्ट्स वालों को इसलिए नहीं डरना है क्योंकि देखिए ये तो है 75 अंक का और ये है 65 अंक का। अब ये कितने हो गए बोलो? 130 हो गए? नहीं 140 होए नहीं हुए? कितने? अब माय डियर फ्रेंड, आपकी समाज शास्त्र 20 की है, आपका प्रबंधन 20 का है, आपका लेखांकन अंकेक्षण 20 का है। जब कोई विद्यार्थी मिलते हैं ना जिनको मैं निकम्बे और नालायक बोलता हूं कि सर मैंने लेखांकन अंकेक्षण नहीं पढ़ा, ध्यान से समझो चीजों को, ध्यान से समझो चीजों को। जिंदगी में मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, कहां हासिल कहां नसीब से होती है, लेकिन वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। अब नॉलेज नहीं है जिंदगी जीने की, नॉलेज नहीं है पानी में तैरने की, तो जिनको जिंदगी जीना नहीं आता है वो हर परिस्थिति में डूब कर मर जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता है वो पानी में डूब कर मर जाते हैं। और जिनको वास्तविकता नहीं है जिंदगी की, तो आप डेली देखते हो पति ने प्रेमिका से मिलकर के पत्नी की हत्या करी, पत्नी ने प्रेमी से मिलकर के पति की हत्या करी। तुम उस वक्त जब देखते हो तो लगता है ये क्या हुआ? कौन है भैया जो अपनी पत्नी को मारना चाहता है? कोई नहीं है ना? हाँ बोलो, हाँ बोलो। कौन है जो अपना पत्नी को पति को मारना चाहेगी? कोई है क्या? वो क्या था? अज्ञान। क्या था? जो जिंदगी के बारे में जानता ही नहीं था, जानती नहीं थी। बाद में पता चलेगा जब 40-45 साल जवानी पूरी जेल में रहती है कि मैंने ये क्या कर दिया। अब आप सबको पता है कि 75 अंक का इतिहास है, 65 का हमारा अर्थशास्त्र है, और मैं आरएस बनना चाहता हूं, लेकिन मायूस चेहरे से सर के सामने बोल रहा हूं सर मैंने कभी अंकेक्षण पढ़ा ही। एकदम क्लियर हो गया? तो वीर बनना है, पराक्रमी बनना है, साहसी बनना है, तो कभी छोटी चीजों पर जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। अब बताइए आप इनमें से 140 सवाल प्री में पढ़ चुके या नहीं पढ़ चुके हो? तो फाउंडेशन बैच का मतलब यही होता है कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छे मन से, दिल दिमाग से फाउंडेशन की पढ़ाई कर लेता है, वो फिर दोबारा कभी जिंदगी में आरएस में असफल होता ही नहीं है। आगे बढ़ने। अब आइए आप सेकंड पर। सेकंड पेपर जो अपना है, ये पेपर कितने का था? फर्स्ट पेपर 200 का। अब यदि तुम जोड़ने लगोगे मेरे साथ तो बहुत सारे विद्यार्थी तो पक्का 100 जोड़ लेते हैं। 100 ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है, 100 भी आते हैं, ऐसा कतई नहीं है। 150 में से 100 भी करते हैं। कौन करते हैं वो 100? जो अपनी हैसियत इतनी बना लेते हैं। अब आप देखिए यहां 150 में से, पहले ईमानदारी से 200 में से आप मुझे अभी बताओ कितने अंक ला सकते हो? कितना लिखूं बताइए, सामूहिक रूप से बोल दीजिए। सही बताओ। 120 कौन कौन बोल रहे हैं? वेरी गुड। अब मैं यहां 120 लिख रहा हूं। अब अपन सेकंड पेपर पर चलते हैं। अब आपका जो सेकंड पेपर है यहां पर, ये अपना एथिक्स होता है, नीति शास्त्र, जो किसका हिस्सा है? दर्शन शास्त्र का। किसका हिस्सा? दर्शन शास्त्र का। अभी एक बार बिल्कुल यहां रहो, वो सवाल अपन एक एक आराम से करेंगे, ठीक है? अब आप देखिए, जिसे अपन दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कहते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिलॉसफी पढ़ते हैं। उसी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा होता है नीति शास्त्र। क्या होता है? नीति शास्त्र।
नीति शास्त्र। इसमें आप मेरे से पक्का पूछोगे सिलेबस क्या क्या है इसका। आपने गीता तो सुनी है? कितने लोगों ने गीता नहीं सुनी? हाथ करो। सुनी मतलब गीता नाम तो सुना है ना? तो जो गीता में है वो नीति शास्त्र में है, ये बता रहा हूं। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गांधी नहीं सुना? बोलते क्यों नहीं आप लोग? तो गीता इस नीति शास्त्र में वही शब्द है जो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, वही नीति शास्त्र में है जो आपने सब कुछ अपनी जिंदगी में पढ़ रखा है, बिल्कुल अलग नहीं है। अब आप ये बताइए, नीति शास्त्र के बाद में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो विज्ञान के बारे में जानते हैं? बोलो, सभी जानते हैं। यहां मैं विज्ञान को टेक भी साथ में रखेंगे, साइंस और टेक। ओके, क्लियर? और अब यहां आप लोग कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेंस एग्जाम देने से पहले भूगोल नहीं पढ़ा? कहां पढ़ा था? प्री में। अब आप ये बताइए, प्री में आपने क्या नहीं पढ़ा? प्री में आपने क्या नहीं पढ़ा? एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? तो देखिए, नीति शास्त्र और विज्ञान और ये भूगोल, आप देख लो, विज्ञान आप प्री में पढ़ चुके और भूगोल भी प्री में पढ़ चुके हो। कितने अंक का है ये? 200 अंक। चलो ईमानदारी से बताओ, कितने अंक लाने की क्षमता रखते हो यहां पे? बोले इधर से मुझे अच्छा लगा था वो 120 बोलने वाला, और इधर से किसकी आवाज आई थी? मरियल की, 70 नंबर की, 80 की। खुश मिजाज बने रहिए, जीवन जीना है तो। आप तो बताइए, आप तो अपनी कल्पना करिए। 110 कर देते हैं, जो आवाज आएगी वही लिखना है मुझे तो। अब अपन चले तीसरा पेपर की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड, तीसरा पेपर, ये आपने शायद जीवन में कभी सुना या नहीं सुना, मुझे इस बात की शंका है, या फिर मैं वैसे ही शंका कर रहा हूं। सुना तो है ना आपने? अच्छा, फिर आपने ये जीवन में कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, या फिर पहली बार ही पढ़ोगे जिंदगी में? पक्का पढ़ा है? तो फिर आपने कभी ये शब्द पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो फिर आपने ये शब्द कभी जीवन में पढ़ा, सुना, नहीं सुना? ठीक है, फिर आपने ये वाला शब्द पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ बोलिए। इस शब्द पर तो बहुत गाली खाई होगी हमने। और फिर आपने वकील अर्थात विधि के बारे में कभी न कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो अब माय डियर फ्रेंड, यहां लोक प्रशासन का कुछ हिस्सा और ये वाला पार्ट प्री में नहीं है, अन्यथा राजनीति शास्त्र जो 75 अंक हैं, वो की वही पहला पेपर जो है लोक प्रशासन, वही अपना 65 का, ये 140 हो गए, और 1 2 3 ये तीनों 20 20 और 20 के हो गए। लेकिन ध्यान से सुनो, शरीर कितना सुंदर बनाया है, लेकिन इस शरीर में छोटा सा कभी आप नाखून ही खरोंच लो या फिर कांटा ही चुबा लो, इतना सुंदर बदन पर मक्खी वहीं बैठती है जहां पर कोई खरोंच लगती है। अगर ये अब आप देखिए कि जिन बहुत सारे निकम्मे नालायक विद्यार्थी जब बात करते हैं कि सर वो विधि मेरे समझ में नहीं आता, अब बताओ क्या ये बात सुनने लायक थी या नहीं थी? इनका कोई बहुत बड़ा योगदान है या नहीं है? लेकिन पूरे ही राजस्थान में जो बिजनेस करना चाहते हैं कोचिंग, उन्होंने ऐसा होबा बना दिया कि सबसे पहले इनको ही पढ़ने के लिए बोलते हैं, इनको ही पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है वही तो आपको कोई भी चीज पकड़ में आती है। तो बताओ, भूत
कायरों को दिखते हैं या मर्दों को? तो मर्द बनने की कोशिश करो जिंदगी में। मर्द जो बनेगा वही RS-IAS बनता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आपका चौथा पेपर जो आपने जीवन में कभी पता नहीं सुना या नहीं सुना, और वो चौथा पेपर आपका आ गया हिंदी। और फिर इसी चौथा पेपर में माय डियर फ्रेंड आपकी आ गई अंग्रेजी। तो प्रिय विद्यार्थियों, 120 का तो आपका अंग्रेजी है, 120 का हिंदी है और 80 का अंग्रेजी है। अब बताइए, आपको इसलिए बताया गया है, इसलिए बुलाया गया है कि एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिंदगी में जिसके बारे में आप आशंकित नहीं हो। एक ऐसा लक्ष्य चुनो विद्यार्थियों अपनी जिंदगी में जहां आप निसंदेह बने रहें। कोई ऐसा काम मत चुनो अपनी जिंदगी में जिसे करते समय आप बहुत बड़ा तनाव लेकर चलते रहें। अब आप देखिए, अब आप ईमानदारी से इधर आ जाइए। क्या आप प्री में फेल होने वाले विद्यार्थी है या नहीं? क्या हम प्री में फेल हो सकते हैं? हम कभी प्री में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें हमारी पूरी यात्रा की जानकारी होनी चाहिए। अब हमने यदि यात्रा का सही ढंग से टिकट ही नहीं लिया, एक तो मेरे क्या सबके नाम याद होना जरूरी था, क्योंकि लेकिन अब नए आते हैं उनका नाम याद कैसे रहेगा। अंत मुझे कुछ छोटी छोटी बात याद, मजा आता है बात करने में। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से बस में या रेलवे में बिना टिकट के यात्रा करी है? बताओ ना। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब देंगे। ईमानदारी से बताओ, जब तक अपन उत्तर नहीं जाते जब तक अपनी मनोस्थिति कैसी होती है? हाँ बोलो, बताइए ना, हाँ करिए। अरे लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप वो दिल्ली की यात्रा जब कर रहे थे बिना टिकट आप थे, तो आपको हर काला कोट टिकटी दिखता नहीं दिखता। लेकिन जब माय डियर फ्रेंड, जब आपने बहुत शानदार तरीके से रिजर्वेशन कर लिया, आपके पास में आपका आई कार्ड है, तो बताइए आपको कहीं डर सता रहा नहीं सता रहा? बिल्कुल डर नहीं सता रहा माय डियर फ्रेंड। जब जिंदगी की यात्रा का जब आपको सब पता है, तो अब आप बताइए प्री में हम क्यों फैले होंगे? और फिर जब आप जो बनना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको बनाने वाला अनुभवी और तजुर्बेदार होना चाहिए। आपको इस बात का जिंदगी में एहसास हो गया होगा कि अनट्रेंड और ट्रेंड में बहुत अंतर होता है। चलिए, कितने विद्यार्थी हैं इस क्लास में? लगभग 100-150 विद्यार्थियों में से जो बस में जब बैठे थे तो बस के ड्राइवर के पास गए कि नाम बता और ये और बता, दारू पीता नहीं पीता? बताओ, एक भी कोई हम में से है का ऐसा? कोई भी है ऐसा? बताइए, वो गलती से अनट्रेंड व्यक्ति कितने लोगों को मृत्यु में धकेल देता है। लेकिन जब तुम्हें पता है कि ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हम खुद ट्रेंड होंगे, अनुभवी तजुर्बेदार के साथ होंगे, तो हमारी यात्रा पूरी होगी। क्योंकि आपने टिकट जयपुर से अजमेर तक का लिया है, जहां आप इंटरव्यू देने जाओगे, किसी प्रकार का आपको प्री का भय नहीं सताता। और जब आप फाउंडेशन कोर्स करते हो माय डियर फ्रेंड, तो मेंस का भय इसलिए नहीं सताता क्योंकि अपन लोग तैयारी इसी की ही करते हैं, इसकी तैयारी अपन कम करते हैं। यहां हमको क्या पढ़ना है बताओ? ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? आराम से, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? जब आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो क्या ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ोगे या एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे? जब आप हर लाइन पढ़ोगे या पेज छोड़ छोड़ के पढ़ोगे? जब आप माय डियर हर लाइन पढ़ोगे तो आपकी प्री का भय आपको कहीं सताएगा या नहीं सताएगा? यह है फाउंडेशन बैच की ताकत। तो जब आपको पता चल गया कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, अब माय डियर फ्रेंड आप आगे की तरफ बढ़ जाओ और आपका तीसरा पार्ट जो है वो क्या है? इंटरव्यू।
अब ये जो इंटरव्यू है ये कितने अंकों का होता है? 100 का, है ना? हाँ बोलो। चलिए एक विद्यार्थी खड़ा हो जाओ। जब आप इंटरव्यू देने गए, हमको तो पता ही नहीं आपके बारे में, कौन है आप? हाँ बोलिए। नहीं है ना? तो जैसे ही मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हो तो आपको पता है वहां कौन बैठे हैं। कौन बैठे? इंटरव्यू लेने वाले। कौन बैठे हैं? इंटरव्यू लेने वाले। अब जैसे ही जब ये इंटरव्यू देने जाएंगे तो इनको पता है मुझसे क्या पूछा जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पिछले 25 साल का मुझे अनुभव है कि कोई विद्यार्थी ईमानदारी से जब मेरी इंटरव्यू की क्लास ले लेता है बहुत ढंग से, तो 100 में से 75 अंक तो वो प्राप्त करता ही करता है। अब आपको इंटरव्यू में डर लगेगा, प्री में डर लगेगा, या मेंस में, या इंटरव्यू में? सही बोलना। इंटरव्यू डर इसलिए लगेगा कि अब सामने बात होने वाली है। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? सर बस एक बार प्री हो जाए, आगे तो मैं आग लगा दूंगा। चलो बोला नहीं बोलते ऐसे? सर मेंस हो जाए बस, इंटरव्यू में तो किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। अब तुमने जवाब तो दिया है कि सर इन तीनों में से किस में डर लगता है? इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में आमने सामने बात होने वाली है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपका इंटरव्यू 100 में से यदि 60 अंक से ज्यादा जब आपके आते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं। लेकिन प्रज्ञान का रिकॉर्ड है 366 विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू 2018 वाले जो अभी सिलेक्शन प्राप्त कर चुके, पोस्टिंग हो चुकी है, जिन्होंने 7 बार इंटरव्यू यहां मॉक दिया था हमारा। किसी ने 7 बार बुलाए तो मैंने 15-15 बार थे। लेकिन जिसने ईमानदारी से मेरा कोर्स किया था, जिसने ईमानदारी से 7 बार इंटरव्यू दिया था मॉक, वो सभी विद्यार्थी 70 से 80 के बीच में हैं। हाईएस्ट अंक 82 हैं इस राजस्थान में। 2018 बैच में बहुत सारे विद्यार्थी 82, 81, 79, 78, 77, 76 पर हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि ये कौन है भाई बताइए? इंटरव्यू देने वाला विद्यार्थी। अब इसे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि प्री में तो नहीं आया तो कुछ नहीं बिगड़ा, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ करो। मेंस में यदि सवाल नहीं आया तो मान लो जो आ रहा है उसको अच्छी तरह कर दिया, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको गप्पड़ सपड़ कर दिया। हाँ करो। चलो ऐसे विद्यार्थी बता, मन की बात करने की खूब इच्छा हो रही है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तब हमारे टीचर जानते थे, स्कूल वाले जो भी है, जो सवाल आता था उसको लिख लेते थे, लेकिन जो सवाल नहीं आता था उसको छोड़ते नहीं थे, लेकिन ऐसा गप्पड़ सपड़ लिखते थे जो पढ़ने में नहीं आए। सही बताओ कितने हैं हम में से? भाई मैं तो हूं। सही बताओ ना, भाई पढ़ने में नहीं आ जाए, बस दे तो दे ना, मत दे भलाई। कितने हैं तुम में से ऐसे? बहुत सभी है यार। ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसे रहता था ना कि ऐसा लिख दो जो पढ़ने में आया नहीं आया। और ईमानदारी से बताओ अंग्रेजी में ज्यादा होता था, ऐसा होता था कि नहीं होता था? अब आप देखिए, इसलिए इंटरव्यू का डर सताता है। प्री में किसी का डंडा नहीं चलता है, मेंस में नहीं चलता है, इंटरव्यू में तो सामने होता है। आप ध्यान रखो, जब मैं आपसे बोल रहा हूं, जो विद्यार्थी मेरे साथ फाउंडेशन में होगा, जो विद्यार्थी यहां फाउंडेशन पढ़ेगा, उस विद्यार्थी के 100% 100 में से 100% 100 में से 75 अंक तो आते ही आते हैं। जो पीछे आपके यहाँ किरण शर्मा थी, उनके 2 बार 75 अंक आए हैं। अधिकांश विद्यार्थी 78-77 लेके आते हैं। अब आपको इंटरव्यू के बारे में बता देता हूं। अनजान है ये व्यक्ति? हाँ बोलो। हम आरपीएससी में बैठे हैं। आपका गांव जो है, आपका नाम जो है, आपकी तहसील जो है, आपका जिला जो है, आपका स्टेट जो है, इससे बाहर कोई सवाल शुरू होता ही नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है उससे बाहर कोई सवाल होता ही नहीं है।
तो यहां प्री में आपने जो पढ़ाई की, मेंस में जो पढ़ाई की, इनसे बाहर कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता है। और आप अच्छी किताब पढ़ते हो, अच्छे अखबार पढ़ते हो कि सबसे अच्छा इंटरव्यू वो माना जाता है, सवाल आ रहा है तो आप अच्छा जवाब दीजिए, और सवाल नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी तरह से मना कर दीजिए। यही जानते हो ना सब लोग। अब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, आपका नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम। अब बताइए, मेरे पिताजी का नाम तो मुझे ही पता है कि भाई नहीं बता पाएगी, लेकिन हम ऐसे सवाल इसलिए करते हैं कि अब इनको जवाब देना तो है, लेकिन जवाब देने का तरीका क्या है। ये तो सब आप लोग क्लियर हैं कि भाई सामने वाला विद्यार्थी से मैं ये पूछूंगा, भाई आपका नाम क्या है? हाँ बोलो। आप कहां के रहने वाले हो? हाँ बोलो। आपके बीए में क्या सब्जेक्ट रहे थे? हाँ बोलो। आपके मेंस में कौन से सब्जेक्ट रहे थे आईएएस में? हाँ बोलो। अब मैं आपसे अचानक पूछ लेता हूं, बताइए मेरी मां का नाम क्या है? अब आपको सबको पता है कि ये सवाल तो आपको नहीं आता है। अब मुझे पता है कि सवाल क्या है, क्या है? कठिन। लेकिन आप इस कठिन सवाल को, जो मुझे पता है आप जानते नहीं हो, तो आप इसे कैसे प्रस्तुत करोगे? एकदम क्लियर हो गया मित्रों? तो आप जब एसडीएम को देखते हो, तहसीलदार को देखते हो, और डिप्टी को देखते हो, पटवारी को देखते हो, पुलिस वाले को देखते हो, भयंकर बाढ़ आ गई थी रात में, बादल का बादल फट गया, बादल का बादल फट गया और चारों तरफ पूरा गांव जलमग्न हो गया। अब बताओ तुम किसे याद करोगे? किसे याद करोगे? अपने पटवारी को याद करते हो क्या? अपने पटवारी को याद करते हो? हाँ। तहसीलदार को करते हो? हाँ। पुलिस को करते हो? हाँ। डिप्टी को करते हो? हाँ। एसडीएम करते हो? हाँ। कलेक्टर करते हो? हाँ। एसपी करते हो? हाँ। जबकि वो कौन है? आपकी तरह ही तो हैं। लेकिन यदि वो यूं कह दे हम तुम्हें बचा नहीं सकते, तो बताओ सीधे ही सस्पेंड होंगे या नहीं होंगे? वो आदमी है, लेकिन वो सरकार ने वहां इसलिए रख रखे हैं क्योंकि वो प्रशासन के आदमी माने जाते हैं। अब यदि वो तरीके से, चिंता नहीं करें, मशीनरी आ रही है, सेना से बात हो चुकी है, कलेक्टर से बात हो चुकी है, एसपी से बात हो चुकी है, हेलीकॉप्टर से बात हो चुकी है, बिल्कुल बमूड पर खड़े रहो। ऐसे आपने 4-5 दिन तक बहुत सारे लोगों को सेना बचाती है, नहीं बचाती है? क्लियर हुआ सवाल? आपकी जब भी कोई बहुत बड़ी मशीनरी चुड़ जाती है, घेरा घाटी चुड़ जाती है, मर्डर हो जाता है, अपहरण हो जाता है, आप कहां जाते हो? प्रशासन, पुलिस के पास जाते हैं नहीं जाते अपन लोग? अब यदि वो बहुत चिंता नहीं करें, आपका ये पूरा माल हमारी जिम्मेदारी है, कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? आपका माल चुर गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा लगा कि बुरा लगा? यही है वो शासन और यही है वो प्रशासन। तो यहां इंटरव्यू में वो कुछ कठिन सवालों के जवाब जब नहीं आते हैं, तो आपका बोर्ड पैनल आपसे जिज्ञासा रखता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हो। इस प्रकार माय डियर, मैंने आपके तीनों फेजों पर चर्चा की। आपकी प्री पर आप लोगों ने कहा कि सर यदि वास्तव में ईमानदारी से फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी यदि ईमानदारी से पढ़ाई करें तो वो कभी प्री में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स पढ़ते समय हमारे टीचर या हम या मैं किसी भी विषय में घंटों का दिमाग नहीं लगाते हैं। जब तक पढ़ाते हैं जब तक विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ में ले लेता है। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सवाल अपना कहां पहुंच गए थे? कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम क्या रहेगा? सिलेबस आपके पास में ही है, प्री की बात आपकी हो चुकी है, मेंस की बात आपकी हो चुकी है। अब आपको सवाल मन ही मन में ये ले रहे हो कि सर कट ऑफ कितनी होती है, ये भी बता दो। पूछना चाहते होंगे तो आप देख लीजिए, कट ऑफ तो आपकी हो गई है यहां पर।
यहां तो आपको कितने सवाल सही करने हैं? कर लोगे 50%? हाँ करिए। अब आपके यहां कितने हैं? 800। हाँ बोलो। अब आप जब नंबर गिना रहे थे तो इधर से जो बंदा 120 110 गिना रहा था, तो देखिए यदि मैं जोड़ दूं पूरे अंकों को तो 400 से ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? हाँ करिए। लेकिन आपको इंटरव्यू देने के लिए माय डियर फ्रेंड राजी राजी आपको 350 अंक के आसपास लाने होते हैं। वैसे तो एसटी में 327 गई, एससी की तो और भी नीचे गई, जनरल की 344 गई थी। ओके, तो क्या अब ये 344 लाने की आप क्षमता रखते हैं? ये रही आपकी कट ऑफ कंप्लीट। 344 जनरल, 344 महिला जनरल, 344 सामान्य परीक्षक और विधवा 226, ओबीसी 344, एमबीसी 343, एसटी 327 और एससी 310। अब आप जब इन अंकों को देखते हो तो आपने तो बहुत ज्यादा जोड़ रखे हैं, लेकिन आप पास होने वाले हैं या फिर केवल इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर सिलेक्शन पाने वाले हैं? तो हमको सिलेक्शन ही पाना है, इसलिए हमारा टारगेट माय डियर फ्रेंड हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कैसे भी 450 रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभार एक्सीडेंट केस हो जाते हैं। लेकिन यदि 450 अंक अपन लोग मेंस में जब लाएंगे तो आपका सिलेक्शन तो इस पर ही हो जाता है, क्योंकि इस बार जो प्रॉपर बने हैं, एससी से शुरू करें, एसटी से शुरू करें, जनरल ओबीसी की तरफ बढ़ें, लेकिन यदि आप 450 अंक मेंस में ही ले आते हैं तो फिर तुम किस में आ जाते हो? टॉप रैंक में, जो अपन सिर्फ आरएस प्रॉपर की बात कर रहे थे। अब यदि आप ये अंक लाने की क्षमता रखते या नहीं रखते, बोलिए। तो जो विद्यार्थी मेरा प्री में, जो विद्यार्थी मेरा फाउंडेशन बैच में रहता है, मैं उससे यहां पर ये क्षमता तो विकसित कर देता हूं। अब आप इनको जोड़ लीजिए, कितने हो गए? हाँ बोलो, हाँ बोलो, कितने हो गए? तो 525 यदि आप ले आते हैं तो इस बार 2018 की जो टॉपर है मुक्ता राव, उनके कितने अंक है कुल टोटल? किरण कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? तो जो विद्यार्थी जिसने संकल्प लिया था टॉप करने का, आरएस प्रॉपर बनने का, आपने खुद ने अपने अंक जोड़े हैं, आपने खुद ने प्री का भय दूर किया है, आपने खुद ने मेंस का भय दूर किया है, आपने खुद ने अपना इंटरव्यू का भय दूर किया है। माय डियर फ्रेंड, अब आप बताइए कहां तकलीफ ऐसी है कि आपको इस आरएस की नौकरी से हाथ धोना पड़े? कहीं कोई गणित के फार्मूले नहीं है। रीजनिंग का जो सिलेबस है, 11 जो टॉपिक हैं, वो इतने सरल हैं कि इस बार 12-13 जो सवाल आए थे वो तो पूरे के पूरे हो जाते हैं।